वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़ लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट का टाइटल था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आज जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कंसिडरेशन होता क्या है। कंसिडरेशन जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शंस देखी थी, आपको याद हो सेक्शन 2D, वो ये बताती थी कंसिडरेशन मीन्स समथिंग गिविंग इन रिटर्न, कि कुछ के बदले कुछ क्या कहलाता है, आपका कंसिडरेशन कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज़ आप किसी शॉप से कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे शॉपकीपर आपको वो जो गुड सप्लाई कर रहा है तो आपके लिए वो कंसिडरेशन है, लेकिन शॉपकीपर को जो आप अमाउंट पे कर रहे हो वो उसके लिए क्या है, कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। हम जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रेफरेंस में कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपका कंसिडरेशन नहीं है तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब समझते हैं जो सेक्शन 2D है वो क्या बताती है कंसिडरेशन के बारे में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2D के अंदर हम चलेंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन क्या है। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी एंड एनी अदर पर्सन हैज़ डन, कि यदि किसी पर्सन की डिज़ायर पर कोई दूसरा पर्सन जो है उसने कोई काम किया है और एब्सटेन फॉर डूइंग, या फिर कोई काम नहीं किया है। अब यहाँ पे आप ये देखें, काम करना भी कंसिडरेशन है और काम नहीं करना भी कंसिडरेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज़ आप किसी शॉपकीपर से कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो तो वो आपको वो चीज़ सेल कर रहा है तो उसके बदले में उसको कंसिडरेशन मिल रहा है। अब काम नहीं करना, आप कहेंगे सर सेल तो नहीं करेगा तो कंसिडरेशन कैसे मिलेगा। इसको आप इस तरीके से समझिएगा। सपोज़ मान लीजिए हम कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वहाँ पे किसी को गवाही देनी है, और गवाही देते समय वो पर्सन क्या करता है, गवाही के टाइम में चुप हो जाता है, मौन रह जाता है, वो गवाही नहीं देता है, तो वो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग हुआ ना, कि काम करने से उसको रोका गया। तो प्रोमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब आपको समझ आया होगा कि यदि किसी के कहने पर कोई दूसरा पर्सन कोई काम करता है तो उसके बदले में भी कंसिडरेशन होता है, तो काम नहीं करता है तो उसके बदले में भी क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सेक्शन 2D। अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, कि कंसिडरेशन की यदि हम बात करें, आपने देखा होगा जो पुराने महल वगैरह हैं जहाँ पे आप देखें कि आपको अजायब घर वगैरह जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग जो महाराजाओं की बिल्डिंग है तो उनको क्या गवर्नमेंट रेंट देती है। तो आप कहते होंगे कि सर हाँ रेंट तो देती होगी, पर रेंट कितना होता है, रेंट आपका 1 रुपये 2 रुपये 11 रुपये इस तरीके से होता है। तो वहाँ पे कंसिडरेशन जो है वो 0 के बराबर होता है, पर कंसिडरेशन होता है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपका, वैलिड नहीं होता। इसका एक एग्जांपल आप वैसे एग्ज़ाम में तो नहीं लिख सकते। यदि आप देखें जब कन्यादान का टाइम होता है तो जब कन्यादान के टाइम में लड़की के पिताजी होते हैं वो कन्यादान के समय 1 रुपया रखते ही नहीं रखते, तो वो भी इनडायरेक्टली क्या वहाँ पे कंसिडरेशंस देते हैं, क्योंकि कंसिडरेशन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यदि कंसिडरेशन नहीं होता है तो वो क्या होता है, आपका वॉइड होता है। मैं आपको कंसिडरेशंस के साथ और कंसिडरेशन के बिना कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिए हैं। तो हम चलते हैं सेक्शन 25 के अंदर, जहाँ पे हम देखेंगे कि कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट जो हैं वो एनफोर्सिबल बाय लॉ कैसे हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जैसे हम बात करें कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक, मैंने आपको केस बताया होगा कि एक पर्सन फ़ॉरेन में थे, वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए जो है ख़र्चा यहाँ से भेजता रहूँगा, ठीक है ना, मैं विदेश जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कुछ भी नहीं भेजा। अब वाइफ ने उनके ऊपर केस कर दिया। अब आप बताओ कि जो एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ये आप बताओ वैलिड होगा या फिर नहीं होगा। आप कहेंगे सर हमें नहीं पता, आप बताइए। तो ये वैलिड तभी होगा जब ये रिटर्न फॉर्म में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिटर्न फॉर्म में है और लॉ से इसकी रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्टर्ड है लॉ के अंदर। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके एग्रीमेंट नेचुरल लव और अफेक्शन के साथ होते हैं पार्टी के बीच में, और यदि वो रिटर्न में नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है और वो पार्टी क्लोज रिलेशन में भी हैं,
तो हम क्या करते हैं, यदि वो रिटर्न में होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, तो हम उनको एनफोर्स करा सकते हैं। तो जो आपके एग्रीमेंट होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन, उनको हम एनफोर्स करा सकते हैं, वो यदि रिटर्न हो और रजिस्टर्ड हो। फिर हम बात करेंगे प्रॉमिस टू कंपनसेट वॉलंटरी सर्विस। प्रॉमिस टू कंपनसेट वॉलंटरी सर्विस का मतलब ये हुआ, सपोज़ मान लीजिए आपने किसी से कहा कि ठीक है मैं आपको डोनेशंस दूंगा, ठीक है, पहली स्थिति है, पर डोनेशन देने से आपने मना कर दिया। दूसरी स्थिति है कि आपने किसी को कहा कि मैं डोनेशन दूंगा, तुम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा लो। अब उसने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा लिया, अब आप बताओ आपने डोनेशन नहीं दी, तो फर्स्ट केस में तो आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, लेकिन सेकंड केस में वो आपके ऊपर केस कर सकता है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेब्ट। प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेब्ट का मतलब ये हुआ कि यदि आपने किसी पर्सन को पैसा उधार दिया है और वो पर्सन आपको टाइम स्पेसिफाइड कर देता है, रिटर्न में दे देता है और अपने साइन कर देता है, और उस टाइम बेयर डेट्स को यदि आप वो पैसा नहीं देता है तो आप उसको उसके ऊपर केस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वो जो आपका रिटर्न में है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। आप ये देख रहे होंगे सर ये जो आप एग्जांपल दे रहे हो इनमें तो कंसिडरेशन आ ही नहीं रहा। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस लेक्चर में यही बताऊंगा कि कुछ ऐसे एग्जांपल भी होंगे जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा लेकिन वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की। जैसे जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम लास्ट में पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। वहाँ पे ये है कि जो एजेंसी के अंदर जो एजेंट होते हैं, किसी एरिया के अंदर कोई पर्सन है, सपोज़ मान लीजिए उसने एजेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया पर वो इस तरीके का व्यवहार करता है जो एजेंट्स करता है, तो वो आपका एजेंट्स होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज़ मान लीजिए मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से न्यूज़पेपर में ये दिलवाता हूँ कि मुझे इस एरिया में जो प्लॉटिंग करनी है उसके लिए मुझे कोई प्लॉट दिलवाए। तो यहाँ पे कोई पर्सन है वो उस काम के लिए अपने आप ही आगे आ जाता है और वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी करा देता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन हुआ नहीं हुआ। और आप मुझे बताओ कि यदि हम एजेंसी की बात करते हैं तो LIC का नाम आता है, तो वहाँ पे क्या सारे एजेंट्स कमीशन लेते हैं? विदाउट कंसिडरेशन भी कभी कभी वो इस तरीके से एक्ट करते ही नहीं करते, तो वहाँ पे भी कंसिडरेशन नहीं होता। फिर हम बात करेंगे गिफ्ट एक्चुअली मेड। गिफ्ट एक्चुअली मेड का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी को गिफ्ट देते हो, क्या वहाँ पे आप उससे वापस कोई चीज़ सोचते हो वापस लेने की? विदाउट कंसिडरेशन तो आप गिफ्ट देते हो, यस और नो, तो वहाँ पे भी कंसिडरेशन नहीं होता, ठीक है ना। विदाउट कंसिडरेशन विल नॉट अफेक्टेड द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डनर एंड डनी। गिफ्ट वंस गिवन कैन नॉट बी रिकवर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशंस। फिर हम बात करेंगे प्रॉमिस टू चैरिटीज़ को। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि विदाउट आपने कंसिडरेशंस चैरिटी की बात की है और उस पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं किया है तो आप कोई लायबल नहीं है, लेकिन यदि आपने प्रॉमिस किया था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे आपकी लायबिलिटी होगी। फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रेटियस बेलमेंट। ग्रेटियस बेलमेंट का मतलब ये हुआ, सपोज़ जब हम छोटे थे दोस्त को किताब देते थे उधार पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम के बाद वो हमें वापस रिटर्न कर देता था, या फिर हम पड़ोसी को घर की कीज दे के कहीं जाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देखें कि वो जो पर्सन जिसको आप वो चीज़ दे रहे हो, क्या वो आप उससे कंसिडरेशन ले रहे हो? नहीं दे रहे हो, पर आप कहीं ना कहीं उसको लायबल तो ठहराओगे नहीं ठहराओगे। यदि कोई इस तरीके से एक्टिविटी होती है, किताब वो फाड़ देता है या किताब ख़राब हो जाती है या घर में पीछे चोरी हो जाती है, वो ध्यान नहीं देता, तो आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है आपका विदाउट कंसिडरेशन। फिर आता है रीमिशन। रीमिशन क्या होता है? सहमति। सहमति का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जो प्रॉमिस करने वाला है, जो एक्सेप्टेंस देने वाला है, दोनों के बीच में एक्सेप्टेंस प्रॉमिस हो चुकी है, तो वहाँ रीमिशन का मतलब ये सहमति हो चुकी है। तो जब सहमति हो चुकी है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? तो अब आपने देखा कि कोई इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो रिमिशन का है, आपका ग्रेटियस बेलमेंट का है, प्रॉमिस ऑफ चैरिटी है, गिफ्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेट्स है, प्रॉमिस टू पे कंपनसेशन सर्विसेज है, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव है, ये विदाउट कंसिडरेशन होते हुए भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं होते। तो हमें ये बात समझ में आती है कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको कंसिडरेशन दिखाई देगा और कभी कभी आपको कंसिडरेशन नहीं दिखाई देगा, तो वहाँ पे आपको प्रूफ करना होगा कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और यदि आपने उस चीज़ को प्रूफ कर दिया तो आप उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी करा सकते हो। वहाँ पे किसी पर्सन को लॉस होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो पूरा करा के उस लॉस को पूरा
रिकवर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे हमने कंसिडरेशन को समझा। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे। हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ लीगलिटी ऑफ कंसिडरेशन और लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे भी हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशंस को पढ़ा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।